यहां पर बन रहे इस रेन बसेरा के भूमि पूजन कार्यक्रम में समारोह में उपस्थित गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, महापौर गोरखपुर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, चेयरमैन एम्स गोरखपुर श्री देश दीपक वर्मा जी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड सीईओ एम्स गोरखपुर डॉक्टर विभा दत्ता जी, निदेशक कार्मिक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन श्री यतेंद्र द्विवेदी जी, कार्यपालक निदेशक उत्तरी क्षेत्र श्री योगेश कुमार दीक्षित जी, कार्यपालक निदेशक सीएसआर पावर ग्रिड श्री जसवीर सिंह जी, हमारे माननीय विधायकगण, एम्स के सभी फैकल्टी मेंबर्स, सभी विद्यार्थियों और उपस्थित बहनों और भाइयों, एम्स गोरखपुर में मरीजों के परिजनों के लिए 500 बेडेड पेशेंट अटेंडेंट के निवास के लिए, इस आवासीय सुविधा के लिए मैं सबसे पहले पावर ग्रिड को हृदय से धन्यवाद देता हूं। एम्स गोरखपुर को बधाई देता हूं कि एम्स में यह एक नई उपलब्धि प्राप्त हुई है। एम्स का, गोरखपुर एम्स का जो शिलान्यास है, भूमि पूजन है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जुलाई 2016 में गोरखपुर में किया था। 2019 में एम्स गोरखपुर का पहला बैच एडमिशन लिया था और 2021 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एम्स गोरखपुर का लोकार्पण किया था। मुझे प्रसन्नता है कि 2016 में जो बीज एम्स के रूप में गोरखपुर में रोपा गया था, आज वह एक वटवृक्ष बनकर के हजारों पीड़ितों को आरोग्यता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक नया जीवन दान देने का केंद्र बन गया है। एम्स गोरखपुर में हो, यह एक कल्पना थी। हम लोग 2003 से इस आवाज को उठा रहे थे। उस समय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे और प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार एम्स दिल्ली के बाहर भी स्थापित होंगे। उन्होंने 6 एम्स की घोषणा की थी। लेकिन इसके बाद यह क्रम थमसा गया और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने पूरे देश के अंदर बिना भेदभाव के 2014 में जिन्होंने एक मंत्र दिया था
सबका साथ और सबके विकास का, तो सबके साथ और सबके विकास के भाव के साथ उन्होंने जो बात कही थी, आज उसका एक मूर्त रूप स्वास्थ्य की सुविधा के रूप में भी हम सबको देखने को मिल रहा है। देश के अंदर एक नहीं बल्कि 22 नए एम्स प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में ही इन 10 वर्षों में देश के अंदर बने हैं या बन रहे हैं, और उनमें से गोरखपुर एम्स एक है। पहला बैच यहां पर इंटर्नशिप के लिए जा चुका है, और उनमें से बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जो अपनी पीजी की तैयारी करके इस अगले वर्ष वे उसमें भी अपीयर होंगे। लेकिन एक अच्छी शुरुआत जो 2016 में प्रारंभ हुई थी, गोरखपुर में एम्स बने, 2003 में उठाई गई आवाज 2016 में वह प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा प्रारंभ हो पाया, और आज एम्स अपने इस परिसर में, इतने भव्य परिसर में यहां पर मौजूद है। ये कुछ बुनियादी चीजें हैं जिन चीजों को हमें अक्सर देखना होगा कि हम हॉस्पिटल की बिल्डिंग तो बना लेते हैं, हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनाने के बाद जब हॉस्पिटल की बिल्डिंग के साथ पेशेंट तो अंदर एडमिट हो जाता है, लेकिन पेशेंट का जो अटेंडेंट होता है, खासतौर पर क्रिटिकल केयर से जुड़े हुए पेशेंट, कोई होंगे इमरजेंसी में, कोई होगा, कोई आईसीयू में होगा, तो उसके अटेंडेंट वहां नहीं रह सकते। और हम अक्सर देखते थे, मुझे याद है आज से 1-1.5 वर्ष पहले की घटना है। मैं रात्रि को अचानक लखनऊ में एसजीपीजीआई के दौरे पे निकला था। मैंने देखा वहां पे सड़कों पर लोग लेटे हुए थे, जहां कहीं लोग लेटे हुए थे। तो मैंने डायरेक्टर एसजीपीजीआई से पूछा, मैंने कहा ये लोग कौन हैं, ऐसे क्यों लेटे हुए? तो उन्होंने मुझे बताया कि ये मरीज के परिजन हैं, इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। मैंने कहा आपके पास लैंड है? उन्होंने कहा हां लैंड है। तो मैंने कहा लैंड है तो फिर इनके लिए, पेशेंट के अटेंडेंट के लिए भी हमें कोई व्यवस्था देनी चाहिए, और ऐसी व्यवस्था हो जो क्वालिटी हो, जहां पे वो सुरक्षित रह सके, अपने सामान को भी रख सके। खैर, आई गई बात, मैंने उनको ये बात बताई, लेकिन मैं वापस आवास पे आया। अगले दिन मॉर्निंग में 8 बजे मैंने मुख्यमंत्री आवास पे ही बैठक बुलाई, चीफ सेक्रेटरी को बुलाया, एडवाइजर श्री अवनीश अवस्थी जी को बुलाया, मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों को बुलाया, और उत्तर प्रदेश सरकार से जुड़े हुए विभिन्न विभागों को भी बुलाया जिनके पास सीएसआर का पैसा भी कुछ होता है। तो मैंने उन लोगों से पूछा, मैंने कहा भाई आप लोगों के पास कितना कितना पैसा है? तो उनके पास जितना पैसा हो सकता था वो मैंने लखनऊ की कुछ संस्थाओं को वहां उपलब्ध करवाया। लेकिन मेरे मन में आया कि एसजीपीजीआई में भी, केजीएमयू में भी, बीएचयू में भी और एम्स गोरखपुर में भी पेशेंट अटेंडेंट के लिए बड़े केंद्र बनने चाहिए। और ये जिम्मेदारी दी मैंने श्री अवनीश अवस्थी जी को कि वह इसके लिए अब प्रयास करें, और जहां भी जिससे बात करनी है, तो भारत सरकार में फिर बात हुई, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में बात हुई, पावर मिनिस्ट्री में बात हुई, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उस समय पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में आज के पेट्रोलियम मिनिस्टर
श्री हरदीप पुरी जी ने पीजीआई के लिए और केजीएमयू के लिए, आरएमएल के लिए 3 रेन बसेरा दिए, और श्री आरके सिंह जी पावर मिनिस्टर थे भारत सरकार में, उन्होंने एम्स गोरखपुर के लिए यह सीएसआर से उन्होंने उस समय रेन बसेरा स्वीकृत किया था जो पेशेंट अटेंडेंट के लिए है। मैं इन दोनों महानुभावों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन इसकी पैरवी लगातार अवस्थी जी करते रहे, और परिणाम है कि आज हम यहां पर इसके भूमि पूजन कार्यक्रम के साथ भी जुड़ चुके हैं। आप देखते होंगे, अगर आप एक चिकित्सक की जो सबसे बड़ी पहचान होती है वह है उसकी संवेदना। अगर डॉक्टर के मन में संवेदना नहीं है तो वह डॉक्टर कहलाने का अधिकारी है या नहीं है, इस पर जरूर विचार होना चाहिए। उसकी पहचान ही संवेदना से, उसकी एक संवेदना एक गंभीर से गंभीर मरीज की आधी बीमारी को दूर कर सकता है, और उसका व्यवहार उसी प्रकार का होना चाहिए। और संवेदना के इस केंद्र में अगर एक मरीज के साथ ये मान के चलिए कम से कम 3 से 4 अटेंडेंट होते हैं, दूर से बाहर आया है 2 आएंगे, लेकिन तो भी होते हैं। जो ऑक्यूपेंसी है एम्स गोरखपुर की वह 75 से 80% है। आप याद करिए कि कम से कम 1200 लोग ऐसे होंगे इस पूरे कैंपस में जिनको बाहर जहां तहां सिर छुपाने के लिए पटरी में, सड़कों के किनारे या फिर किसी अन्य जगह पर जाकर के रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। कितना अनह्यूमन होता है जब भीषण गर्मी के दौरान कोई व्यक्ति धूप में, गर्मी में झेलने के लिए मजबूर है। कितना अमानवीय होता है जब भीषण सर्दी में किसी व्यक्ति को बाहर ठिठुरने के लिए मजबूर कर दिया जाए। कितना अमानवीय होता है जब मूसलाधार बारिश और कड़कती हुई आवाज के साथ मूसलाधार बारिश पड़ रही हो, आकाश से बिजली कड़क रही हो, उन स्थितियों में बाहर भीगने के लिए उसे मजबूर कर दिया जाए, किसी पेड़ के नीचे खड़े होने के लिए मजबूर कर दिया जाए। यह एक अमानवीय स्थिति है। उन स्थितियों की कल्पना करिए कि अगर वह आज किसी के साथ है तो कल आपको भी उससे गुजरना पड़ सकता है। उन स्थितियों से बचने के लिए आवश्यक है कि हम पहले ही अपना मानवीय स्वरूप बनाएं और उन लोगों के बारे में सोचें जो अपने मरीज की पीड़ा के साथ यहां जुड़े हुए हैं, लेकिन उनको एक अतिरिक्त पीड़ा यहां पर मिलती है, उन स्थलों पर मिलती है। और ये अक्सर हमारे चिकित्सा संस्थानों की एक कमी के रूप में हम लोग देखते रहे हैं। हमारे यहां होता है, पेशेंट आता है पूरे भारतीय, उसमें तो पेशेंट के साथ उसके अटेंडेंट भी आते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भाव है कि अगर कोई परिवार का व्यक्ति बीमार होता है तो व्यक्ति अकेले नहीं आता, पेशेंट के साथ साथ 2, 4, 5, 7, 10 लोग तक चले आते हैं। और वे आकर के फिर वहां पर जहां तहां भोजन भी बनाते हैं, फिर उसके बाद गंदगी भी होती है, कहीं पेट्रोमैक्स पे, कभी उनके स्टोव में आग लगती है, घटनाएं होती है। और यह कॉन्सेप्ट सबसे अच्छा है कि हम पेशेंट के अटेंडेंट के लिए ऐसी व्यवस्था बनाएं जहां पर उनको रहने की सुविधा हो। मिनिमम यूजर चार्ज आप लीजिए, उसके मेंटेनेंस के साथ जोड़ते हुए सस्ता कैंटीन की सुविधा दीजिए। हमें याद है जब इंसेफ्लाइटिस की बीमारी गोरखपुर में थी, बीआरडी मेडिकल कॉलेज उसका सबसे हॉटस्पॉट था। वहां पर ही सारे पूर्वी उत्तर प्रदेश के पेशेंट आते थे और वहीं पर बड़ी अव्यवस्था देखने को मिलती थी।
लोगों के पास खाने के लिए भोजन नहीं होता था। तो उस समय हम लोगों ने वहां पे एक व्यवस्था कराई थी, एक स्वयंसेवी संस्था से मिलकर के। मैं आज से लगभग 20 साल पहले की घटना बता रहा हूं, 2005, 6, 7 की घटना बता रहा हूं। हम लोगों ने उस समय प्रारंभ की थी। हम लोगों ने उस समय 8 रुपए में भोजन की व्यवस्था, 8 रुपए में दाल, चावल, रोटी, सब्जी उसे मिल जाए। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि दोनों जगहों पर, यानी बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भी और गुरु गोरखनाथ चिकित्सालय में भी 10 रुपए में दाल, चावल, रोटी की सुविधा आज भी किसी भी पेशेंट के अटेंडेंट को वहां प्राप्त हो सकता है। और क्वालिटी फूड है, ऐसा नहीं। और ये भी नहीं कि कोई गिन ले, रोटी कोई गिने या कोई उसको बोल दे कि भाई अब ये नहीं हो सकता, नहीं। अगर उसकी खाने की सामर्थ्य 2 रोटी है तो 2 मिलेगा, 4 है तो 4 मिलेगी, 6 है तो 6 मिलेगी। चावल खाने की सामर्थ्य उसकी 2 प्लेट है तो ऐसा नहीं कि एक ही प्लेट में कोई उसको रोक दे, 2 प्लेट है तो उसको पूरा मिलेगा, सब्जी पूरी मिलेगी, दाल पूरी मिलेगी। और ये वहां पर वे संस्थाएं आज भी चला रही हैं। और ऐसी ही संस्थाओं को कैंटीन की सुविधा देकर के वे क्वालिटी फूड वहां पर दें, स्वच्छता का ध्यान रखें। तो आप देखेंगे कि बड़े पैमाने पे आप स्वच्छता के लक्ष्य को भी प्राप्त कर पाएंगे। जो अमानवीय दृश्य आपको बहुत सारी जगह देखने को मिलता है, यह देखने को नहीं मिलेगा। और वातावरण भी साफ और सुथरा रहेगा। मरीज और मरीज का परिजन एक अच्छा संदेश लेकर के जाएगा संस्थान से। आज मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर ज्यादातर मेडिकल कॉलेजेज में, जैसे पावर ग्रिड गोरखपुर में, एम्स गोरखपुर में, तो यह सुविधा केंद्र बना ही रहा है। आईटीआई का भी सहजनवा में विकास कर रहा है, एक नया आईटीआई का निर्माण कर रहा है। लखनऊ में एसजीपीजीआई से टेली कंसल्टेशन की सुविधा, जो हब एंड स्पॉक मॉडल पर होगा। मैं स्वयं उसके उद्घाटन में गया था और मैंने देखा बहुत अच्छा केंद्र बना हुआ है। अच्छा केंद्र इसलिए बना हुआ है कि जहां पे स्पेशलिस्ट नहीं है, जिन हॉस्पिटल्स में, जिन मेडिकल कॉलेजेज में हमने मॉडल अडॉप्ट किया था कोविड कालखंड में, कोरोना के दौरान हमें जब पता लगा था कि कोरोना का जो वायरस है यह काफी संक्रमण है और ये लंग्स को प्रभावित कर रहा है, तो हम लोगों ने उसी समय इस बात को अंदाजा लगाया था और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी मार्गदर्शन मिला था कि हर जनपद में आईसीयू जरूर हो, मेडिकल कॉलेजेज में, हॉस्पिटल्स में। अब आईसीयू हो, उसके लिए एक्सपर्ट कौन होंगे? तो उस समय हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी एनेस्थेटिक थे, हमने कहा भी इनको पहले चरण में ट्रेनिंग कराओ। उनके ट्रेनिंग के कार्यक्रम प्रारंभ हुए। एम्स, एससीपीजीआई लखनऊ में हम लोगों ने मास्टर ट्रेनर तैयार किए। उनकी ट्रेनिंग तैयार हुई। तैयार होने के बाद उनको जनपदों में भेजा। इस दौरान भारत सरकार और प्रदेश सरकार ने मिलकर के हर एक जनपद में आईसीयू स्थापित किए, वेंटिलेटर उपलब्ध कराए, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर दिया। मास्टर ट्रेनर गए, उन्होंने जनपदों में ट्रेनिंग देनी प्रारंभ की। क्या चिकित्सकों को, क्या पैरामेडिक्स को, क्या नर्सिंग स्टाफ को, अन्य हेल्थ वर्कर्स को, इन सभी को ट्रेनिंग की प्रक्रिया के साथ जोड़ा। और इसके बाद यह अनिवार्य हुआ कि प्रतिदिन एसजीपीजीआई, केजीएमयू और आरएमएल प्रतिदिन अलग अलग मेडिकल कॉलेजेज उनको आवंटित किए गए थे और उन्हें ये कहा गया था कि 1 घंटा टेली कंसल्टेशन से वर्चुअल आईसीयू के साथ जुड़ेंगे। और अगर किसी जनपद में कोई परेशानी होगी तो ये संस्थान के ही एक्सपर्ट वहां जाकर के उस समस्या का समाधान करने में सहयोग करेंगे। और यह उत्तर प्रदेश का एक बहुत सक्सेसफुल मॉडल था। और आज पावर ग्रिड ने फिर से उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेजेज को
एसजीपीजीआई के साथ जोड़ने के लिए जो टेली कंसल्टेशन की सुविधा के लिए वहां पर ये व्यवस्था दी है, ये हब एंड स्पोक मॉडल पर है। हब एसजीपीजीआई है, स्पोक मेडिकल कॉलेजेस की एक श्रृंखला वहां पर है, जो वहां पर अपनी आईसीयू के साथ एसजीपीजीआई के साथ जुड़े हैं और बेहतर सुविधा वहां के माध्यम से उन्हें प्राप्त हो रही है। हमें टेक्नोलॉजी का उपयोग करना होगा, और टेक्नोलॉजी अगर हम उपयोग करेंगे तो अधिक से अधिक लोगों को हम राहत दे सकते हैं। क्योंकि एम्स जैसे संस्थान आज ही आपकी ओपीडी लगभग 4000 तक पहुंच गई है, और मान करके चलिए कि अगर यहां पे सभी सुपर स्पेशलिटी की फैकल्टी आ जाए और ये सभी सेवाएं देनी प्रारंभ करेगी, यही ओपीडी आपकी जाएगी 10,000 तक। उस समय स्क्रीनिंग की व्यवस्था हो, और स्क्रीनिंग के लिए यह एक सेंटर बने। अगल बगल के जनपद जितने भी हैं, उन जनपदों में भी एक एक मेडिकल कॉलेज आज स्थापित हो चुके हैं। उन मेडिकल कॉलेजेस को हम फिर एसजीपीजीआई ये एम्स गोरखपुर पूर्वी उत्तर प्रदेश का हब बने, और यहां से अन्य मेडिकल कॉलेजेस को स्पॉक के रूप में जोड़ते हुए टेली कंसल्टेशन दें हम उनको, या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को दें, जिससे जो सामान्य पेशेंट है जिसको केवल आप कंसल्टेशन दे सकते हैं और उसके माध्यम से वहीं पे उसकी दवा लिख करके वे उनको वहीं पे वे अपनी दवा खरीदें, अपने घर जाएं, उस प्रकार के पेशेंट यहां पर आए जिनको यहां पर एम्स के माध्यम से बेहतरीन सुविधा देने में सुविधा होगी और डॉक्टर को भी यहां पे सुविधा होगी। उस प्रकार के पेशेंट की सुविधा को का केंद्र अगर हम बना देंगे तो मुझे लगता है कि आपकी क्वालिटी भी मेंटेन रहेगी और डॉक्टर्स भी अधिक से अधिक पेशेंट को यहां सुविधा देने में सफल होगा। हमें फ्यूचर की उस सुविधा के लिए तैयार होना होगा। दूसरा, एम्स से मुझे एक बात यह भी कहना है कि देखिए, मैं अक्सर देखता हूं लखनऊ में आज जब हर जिले में हम एक मेडिकल कॉलेज बनाने की ओर जा चुके हैं, लगभग बहुत कम जनपद बचे हैं जहां पर अब मेडिकल कॉलेज नहीं बने। अब उन सभी मेडिकल कॉलेजेस में लोकल सुविधा मिलनी चाहिए, क्रिटिकल केयर की सुविधा मिलनी चाहिए, ट्रॉमा की सुविधा मिलनी चाहिए, लेकिन अभी भी मैं देखता हूं वहां पे कोई रिस्क नहीं लिया जाता है। हर पेशेंट को वो रेफर करते हैं लखनऊ के लिए। ये सब बंद होना चाहिए, और एम्स को स्वयं भी यहां पर जितने भी ऐसे पेशेंट होते हैं जिन्हें क्रिटिकल केयर की आवश्यकता पड़ती है, उनके साथ रिस्क लेने की आदत डालनी पड़ेगी। डॉक्टर्स को समय देना पड़ेगा, जिससे अब लखनऊ पहुंचने में उसको कम से कम 3.5 से 4 घंटे लगेंगे। 3.5 से 4 घंटे की दूरी में उसके साथ क्या कुछ घटित होगा यह तो वही जानता है। हमें इस पक्ष को देखना होगा, और याद रखना, दुनिया के अंदर जितने भी अच्छे रिसर्च हुए हैं वह जितने अधिक डाटा कलेक्ट करने की सामर्थ्य जिस व्यक्ति में होगी उसी आधार पर यह आगे बढ़ सकता है। हम कैप ना करें कि हमें केवल 10 पेशेंट देखने हैं या 15 पेशेंट देखने हैं या 25 देखने हैं। जितने आ सकते हैं देखिए। हर पेशेंट आपके लिए एक नया अनुभव भी है, एक नया नॉलेज भी है। वो आपके एक्सपीरियंस को भी बढ़ाएगा और आपके ज्ञान को भी बढ़ाने में उसकी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन वह कर सकता है, और आपके उस डाटा बैंक को भी बढ़ाने का, जो अलग अलग परिस्थिति से, अलग अलग पृष्ठभूमि से, अलग अलग पारिस्थितिकी से वह आपके पास आ रहा है और अपनी पीड़ा को बता रहा है। आप अगर उसकी पीड़ा को ध्यान से सुनेंगे तो उस पीड़ा के निवारण करने में आपको मदद मिलेगी और उसके निवारण करने में आप भी सहायक हो पाएंगे। आज के इस अवसर पर एम्स गोरखपुर प्रगति की दिशा में आगे बढ़ रहा है, यह प्रसन्नता का विषय है, और यह तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के केंद्र बिंदु में बसा हुआ है, एकदम हृदय स्थल पर बसा हुआ है। अगल बगल कितनी बड़ी आबादी निवास करती है। कुशीनगर है, देवरिया है, महाराजगंज है, सिद्धार्थनगर है, बस्ती है, संत कबीर नगर है,
अकेले गोरखपुर की ही आबादी 65 से 70 लाख की आबादी गोरखपुर जनपद में निवास करती है। नेपाल और नॉर्थ वेस्ट बिहार, यह भी गोरखपुर में अपनी स्वास्थ्य सुविधा के लिए निर्भर करता है। उन स्थितियों में उस बड़े केंद्र के रूप में हमें अपने आप को तैयार करना चाहिए। आज के इस अवसर पर एम्स को आज एक नई सुविधा के लिए भूमि पूजन के कार्यक्रम के साथ जोड़ने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। मैं एम्स गोरखपुर को भी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन को भी इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सबके स्वास्थ्य और सबकी सुरक्षा का जो आश्वासन है, उस आश्वासन के साथ हम भी अपने स्तर पर लग करके इस प्रक्रिया का हिस्सा बन पाएंगे। इस विश्वास के साथ मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि हम प्रधानमंत्री जी के उन संकल्पनाओं को पूरा करने में योगदान दे पाएंगे जिन्होंने विकसित भारत की परिकल्पना के साथ स्वास्थ्य सेवाओं को जोड़ करके देखा है। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। तो गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ को आप